नमस्कार। मुझसे एक बार फिर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 2। सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु अमेरिकी दिशा में पहला कदम। जब एडविन शिबांस ऑरेंज न्यू जर्सी में 50 साल पहले मालगाड़ी से उतरे तो वे किसी फुटपाथी की तरह दिख रहे थे, परंतु उनके विचार शहंशाहों जैसे थे। जब वे रेलवे स्टेशन से थॉमस एडिसन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उनका दिमाग अपना काम कर रहा था। उन्होंने खुद को एडिसन के सामने खड़े देखा। उन्होंने कल्पना की कि वे एडिसन के सामने अपने जीवन की इकलौती प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने की प्रबल इच्छा। बांस की इच्छा सिर्फ आशा नहीं थी, यह सिर्फ कामना नहीं थी, यह एक तीव्र प्रबल इच्छा थी जो सबसे ऊपर थी और हर चीज़ के पार जाती थी। उनकी इच्छा एक निष्ठ थी, उनका एक निश्चित लक्ष्य था। कुछ साल बाद एडविन शिबांस एक बार फिर एडिसन के सामने खड़े थे, उसी ऑफिस में जहां वे एडिसन से पहली बार मिले थे। इस बार उनकी प्रबल इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा और प्रबल सपना सच हो चुका था। बांस इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास, हर चीज़ झोंक दी। वह आदमी जिसने पुल चला दिए, जिस अवसर का वे इंतजार कर रहे थे, उसे आने में 5 साल लग गए। बांस के सिवाय हर आदमी को यह लगता था कि वे एडिसन के बिजनेस में एक छोटी सी कील की तरह थे, परंतु अपने मन में वे हर पल खुद को एडिसन का पार्टनर ही समझते थे। उसी दिन से जब उन्होंने वहां पहली बार काम करना शुरू किया, यह एक निष्ठ इच्छा की शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण है। बांस को अपने लक्ष्य हासिल करने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि वे किसी भी चीज़ से अधिक प्रबलता से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई और उन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए। वे अपनी प्रबल इच्छा के साथ तब तक पूरे हौसले से डटे रहे जब तक कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धुन आखिरकार हकीकत में नहीं बदल गई। जब वे ऑरेंज गए तो उन्होंने अपने आप से यह नहीं कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा कि एडिसन मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दे। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा, मान लो मैं एडिसन की कंपनी में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे अवसर के लिए आंखें खोली रखूँगा। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ हासिल करने का संकल्प करता हूँ और वह चीज़ डॉक्टर थॉमस ए एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को इस विश्वास पर दांव पर लगा दूंगा कि मुझ में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता है। उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति करो या मरो वाली थी। बांस की सफलता की कहानी बस इतनी सी है, अमेरी की तरफ धकेलने वाली प्रेरणा। काफ़ी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की बड़ी संख्या थी। उसने अपने सैनिकों को जहाज़ों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफ़र किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा, फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहाँ तक ले गए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं जहाज़ जला दिए गए हैं। इसका मतलब यह है हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है और उसने अपने जहाज़ जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दे, इसका इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट पर खड़ा हुआ और अपने स्टोर्स के राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की
जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर को फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर बसाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर स्टोर बनाने का फैसला किया, उसने अपने पुराने स्टोर के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी ही बार क्यों न जल जाए। यह वाक्य 1 सदी पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना, यह आज भी वहाँ खड़ा है और उस मानसिक अवस्था को शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा शक्ति कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता है कि वे भी अपने साथी व्यापारियों की तरह मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चले गए होते। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए जहां रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि यही वह अंतर है जो सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। हर व्यक्ति आदमी जो धन का मतलब समझता है, वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिलती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और अस्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके से खोज जाए, अगर योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए, तो यह निश्चित है। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। यह तरीके 6 निश्चित प्रैक्टिकल कदम हैं जो अब आपको बताए जा रहे हैं। पहला कदम है, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच ले जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है, मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचे। इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे आप आगे के अध्याय में स्पष्ट सुनेंगे। दूसरा है, यह तय कर ले जिससे पैसे की आप में प्रबल इच्छा है, उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। सच तो यह है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज़ नहीं हासिल होती। तीसरा कदम है, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति से धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा है, एक निश्चित योजना बना लें आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हों, एकदम काम में जुट जाएं और इस योजना को कार्य रूप में ले आएं। पांचवा है, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं। इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठा, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं, आपके लिए विश्वास करना संभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और यह इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी, तो आपको खुद को यह विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। लक्ष्य है अमीरी की प्रबल इच्छा, और इसे हासिल करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना कि आप खुद को यह विश्वास दिला सकें कि वह धनराशि अभी हाल में ही आपके पास मौजूद है। क्या आप करोड़पति होने की कल्पना कर सकते हैं? यह निर्देश सिर्फ किसी अज्ञानी आदमी को ही प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क के कार्य करने के सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रयू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत कमाई। आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि थॉमस एडिसन ने यह सुझाव
6 कदमों का सावधानीपूर्ण विश्लेषण किया था और उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि यह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने के लिए अनिवार्य है, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। ये आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वे यह नहीं चाहते कि आप मूर्ख या अति विश्वासी बन जाए। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि आप उच्च शिक्षित हो, परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होना अनिवार्य है, ताकि आप यह देख सके और समझ सके कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ढेर सारी दौलत इकट्ठी की है, उन्हें दौलत पाने से पहले काफ़ी सपने देखे हैं, आशाएं सजोई हैं, प्रबल इच्छाओं और योजनाओं का सहारा लिया है। यहीं पर आप यह भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है। अगर आप वास्तव में यह विश्वास नहीं करते कि यह दौलत आपके पास है। महान सपनों की शक्ति अमेरिकी दौड़ में हमें यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में नए विचार, काम करने के तरीके, नए लीडर्स, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीके, मार्केटिंग की नई तकनीक, नई पुस्तक, नया साहित्य, टेलीविज़न के लिए नए फीचर, फिल्मों के लिए नए विचार ही काफ़ी मांग है। नई और बेहतर चीज़ों की इस मांग के पीछे एक ऐसा गुण है जो जीतने के लिए अनिवार्य है, और वह है निश्चित लक्ष्य। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा। दौलत इकट्ठी करने की प्रबल इच्छा के साथ हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया के सच्चे लीडर्स हमेशा वही लोग रहे हैं जिन्होंने छुपे हुए अवसर को अदृश्य शक्तियों का दोहन किया है और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया है। उन्होंने विचारों की शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज़ों, वाहनों और सुख सुविधाओं में बदला है। अमीर बनने की योजना बनाते समय आप सपने देखने वालों को तुच्छ न समझे, न ही आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आए जो आपको यह समझाना चाहता हो कि सपने देखना मूर्खता है। बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा, जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें दी हैं। वे सूत्र जो हमारे देश के धमनियों में रक्त की तरह प्रवाहित हो रहे हैं। यह सूत्र है अवसर को पहचानना और अपने प्रतिभा को विकसित करके उसकी मार्केटिंग करना। आप जो काम करना चाहते हैं, अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद यह नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज भी छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले, और उन्होंने अपने सपने को भौतिक रूप देने का काम शुरू किया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। व्लेन ने सिगार स्टोर्स की चेन का सपना देखा और वे इसे साकार करने में जुट गए। आज यूनाइटेड सिगार स्टोर्स के पास अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नुक्कड़ है। राइट बंधुओं ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके। आज हम दुनिया भर में प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। उनका सपना वास्तव में दमदार था। मार्कोनी ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो वायु की अनजाने शक्तियों का दोहन करे। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविज़न सेट में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है, और उनका सपना व्यर्थ नहीं था। आपको यह जानकारी रोचक लगेगी जब मार्कोनी ने लोगों को बताया कि उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत खोजा है जिसके द्वारा वे बिना किसी तार की मदद के हवा में संदेश भेज सकते हैं। तो मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक अस्पताल में उनका चेकअप करवाया। आज के स्वप्नदर्शी बेहतर स्थिति में है। दुनिया में आज ऐसे प्रचुर अवसर भरे पड़े हैं जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को नसीब नहीं हुए थे। अपने सपनों को किस तरह लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजें। बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहाँ से स्वप्नदर्शी को अपने ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते।
याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत बाधाएं आई हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उन्हें ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने पाया कि वे दुखी, अपराधी और असम्मानित व्यक्ति के बजाय महान लेखक बन सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया और उन्हें विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस त्रासदी की वजह से पहले तो डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया और इसके बाद कई अन्य उपन्यास लिखे गए जिन्होंने पाठकों के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया। हेलन केलर जन्म के कुछ ही समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक था। वे गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त था, इसी कारण वे शराबी बने। परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटे उखाड़कर उनकी जगह एक गुलाब रख दिया। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके काम अमर है क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। किसी चीज़ की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे वह हासिल करने का विश्वास ना हो। यह मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं, बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में न तो आस्था होती है, न ही साहस और न ही विश्वास। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने जिंदगी से चवन्नी का सौदा किया और जिंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज़्यादा पैसे मांगे। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है। यह तो आपको उतनी ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की तनख्वाह पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं ज़िंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, ज़िंदगी मुझे खुशी खुशी वही दे देती। यानी हमें अपनी और अपनी कदर करनी ही होती है। इच्छा प्रकृति को हरा सकती है। इस अध्याय के अंत में मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूँगी। मैंने उसके पैदा होने के कुछ मिनटों के बाद उसे पहली बार देखा। जब वह संसार में आया तो उसे कान नहीं थे और जब डॉक्टरों ने जोर देकर पूछा, उन्होंने कहा यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं यहाँ पर निर्णय पर पहुँचा। मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा, इसे अपने दिल में ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी, लेकिन किस तरह? मुझे विश्वास था कोई ना कोई तरीका तो होगा और मैं जानता था मैं वह तरीका ढूंढ लूँगा। मैंने अमर इमर्शन की उन शब्दों को याद किया, सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है, हमें सिर्फ आज्ञा भर माननी है। हम में से एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है और केवल सुनने भर से हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द, प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय मेरे मन में किसी भी अन्य भावना से अधिक प्रबल थी कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए।
उस इच्छा में मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं इस बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिससे मैं अपने बच्चे के मस्तिष्क में वही प्रबल इच्छा भर दूं जो मेरे मस्तिष्क में थी। इस बात की प्रबल इच्छा कि वह बिना कानों के भी सुनने के तरीके खोजने में जुटा रहे। जैसे ही बच्चा इतना बड़ा हुआ वो मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा के उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। यह सारा चिंतन मेरे अपने मस्तिष्क में चलता रहा, परंतु मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई। हर दिन मैं खुद से किए वादे को दोहराता रहा, मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगा तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं तो उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाज़ों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। मैं इतना ही तो जानना चाहता था। मुझे विश्वास था कि अगर वह जरा सा भी सुन सकता था तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे आशा बंधी। यह एक अनपेक्षित संयोग था, एक दुर्घटना जिसने जीवन बदल दिया। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर लाए। जब बच्चे ने इसका संगीत पहली बार सुना तो वह खुशी के मारे पागल हो गया और उसने उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने खड़े होकर उसी रिकॉर्ड को 2 घंटे तक सुनता रहा और उसके दांत उस मशीन के रिकॉर्ड के किनारे जकड़े हुए थे। उसकी इस आदत का महत्व हमें कई वर्षों तक समझ में नहीं आया, जब तक कि हमें ध्वनि के बोन कंडक्शन सिद्धांत के बारे में पता नहीं चला। रिकॉर्ड प्लेयर पर उसके कब्जे के कुछ समय बाद मुझे पता चला अगर मैं उसके सिर के नीचे की तरफ वाली हड्डी पर अपने होठ लगाकर कुछ बोलूं तो वह मेरी बातों को साफ साफ सुन सकता था। यह पता लगने के बाद वह मेरी आवाज़ को साफ सुन सकता है। मैंने तत्काल उसके मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरना शुरू किया। मुझे जल्दी ही यह जानकारी मिली कि बच्चे को बेड टाइम कहानियों में मज़ा आता है, इसलिए मैंने ऐसी कहानियाँ लिखी जो उसे स्वावलंबन, कल्पना शक्ति और सुनने तथा सामान्य बनने की तीव्र इच्छा का विकसित करने का संदेश दे सके। खास तौर पर मैं एक कहानी पर जोर दिया जिसे मैं उसे बार बार नए और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा। मैं इस कहानी के द्वारा उसके मस्तिष्क में यह विचार बीज बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। हालांकि फिलॉसफी ने मुझे सिखाया कि हर दुर्भाग्य अपने साथ उतने ही बड़े सौभाग्य का बीज भी लेकर आती है, परंतु सच कहूँ तो मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह दुर्भाग्य किस तरह का सौभाग्य बन सकता है। उसने 6 सेंट में एक नई दुनिया जीत ली। जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ तो मैं अब देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र को मुझ पर विश्वास था इसलिए उसे इतने चमत्कारी परिणाम मिले। उसने बिना सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। मैंने उसके दिमाग में यह विचार बैठा दिया वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में है, उसे कई तरीक़ों से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्कूल में टीचर जब देखेंगे उसके कान नहीं है तो इस वजह से वे उसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे और उसके साथ असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और सचमुच टीचर्स ने ऐसा ही किया। मैंने उसके दिमाग में विचार भी ला बैठा दिया जब वह पेपर बेचने लायक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई पहले से पेपर बेचता था, तो उसे अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक लाभ होगा, क्योंकि लोग उसके सामान के अधिक पैसे देंगे। जब लोग देखेंगे कान न होने कारण उसके बावजूद भी वह इतना मेहनत और समझदार बच्चा है, तो वे उसके अतिरिक्त सहानुभूति रखेंगे। जब वो 7 साल का हुआ तो उसने पहली बार इस बात का प्रमाण दिया। उसके दिमाग में मेरे बोए बीज का फल देने लगे। कई महीनों तक उसने अखबार बेचने की इच्छा जाहिर की, परंतु उसकी माँ इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसे यह काम करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार उसने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। एक दोपहर जब वह घर से अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहाँ कोई नहीं था, और वह किचन की खिड़की के बाहर निकला, ज़मीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली। अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया और देर शाम तक वह इस तरह बार बार निवेश करता रहा और अखबार बेचता रहा। आखिर अपने बही खाते को सही करने के बाद, अपने बैंकर के लिए 6 सेंट उधार को वापस करने के बाद उसने अपना मुनाफा गिना। 42 सेंट
जब हम रात को घर लौटे तो हमने देखा वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोली, सिक्के निकले और रो पड़ी। यह भी होना था। अपने पुत्र की पहली सफलता पर रोना तो उचित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। मैं खुलकर हंसा क्योंकि मैं जानता था अपने बच्चे के दिमाग में मैंने आत्मविश्वास का जो विकसित करने का रवैया का प्रयास किया, मैं उसमें सफल हुआ। उसकी माँ ने उसके पहले व्यावसायिक अभियान में यह देखा कि वह बहरा सा बच्चा सड़कों पर जाकर पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मैंने उसमें एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और छोटे बिजनेसमैन को देखा जिसका खुद में विश्वास 100% बढ़ गया था क्योंकि वह अपनी मर्जी से बिजनेस में गया था और उसने सफलता हासिल की थी। इस सौदे से मुझे खुशी हुई क्योंकि इससे मैं जान गया कि उसने अब अपने आत्मविश्वास और सफलता का प्रमाण दे दिया था जो जीवन भर उसका साथ देगा। छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल गया। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना टीचर्स के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर गया। वह अपने टीचर्स की बात तभी सुन पाता था जब वे पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वह मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प पर काम किया और वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों की तरह रहेगा। हम सब इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों से इस बारे में हमारी काफ़ी बहस हुई। जब वह हाई स्कूल में था तो हमने बिजली से चलने वाले एक हियरिंग एड को आजमा कर देखा, परंतु उससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ। कॉलेज में उसके लिए आखिरी सप्ताह के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह संयोग ही था कि उसे बिजली का एक और हियरिंग एड मिल गया जो उसे बतौर ट्रायल भेजा गया था। वह अनमने ढंग से इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि हियरिंग एड के मामले में वह पहले भी निराश हो चुका था। आखिरकार उसने इस यंत्र को उठाया और लापरवाही से अपने सिर पर जमा लिए, बैटरी को चालू किया और लो, जादू के एक झटके से वह सुनने लगा। जिंदगी भर से उसने आम लोगों की तरह सुनने का जो सपना देखा था वह सच हो गया। जीवन में पहली बार वह उतनी स्पष्टता से सुन पा रहा था जिस तरह आम लोग सुनते हैं। अपने हियरिंग एड की सहायता से अभिभूत होकर वह अपनी बदली हुई दुनिया की खुशी का इजहार करने के लिए उसने फ़ोन पर अपनी माँ से बात की और उसे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन उसने क्लास में जो अपने प्रोफेसर की आवाज़ को भी साफ सुना और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ। पहली बार वह लोगों के साथ बिना किसी बाधा के बातचीत कर सकता था और उसे कोई बात सुनाने के लिए दूसरों को ज़ोर से बोलने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। सचमुच उसकी दुनिया बदल चुकी थी। प्रबल इच्छा ने फल देना शुरू कर दिया था, परंतु जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। बच्चे को अभी एक निश्चित और प्रैक्टिकल तरीका ढूंढना था जिसके सहारे वो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सके। विचार जो चमत्कार करता है। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था जो हासिल हुआ था वह कितना महत्वपूर्ण था, परंतु आवाज़ की दुनिया में पहली बार कदम रखते हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने उस हियरिंग एड बनाने वाले कंपनी के निर्माता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पूरे उत्साह से अपना अनुभव बताया। उस पत्र में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कंपनी ने उसे न्यूयॉर्क आने का आमंत्रण दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे फैक्ट्री में ले जाया गया और चीफ इंजीनियर को अपना अनुभव बताते समय उसके दिमाग में एक कल्पना, एक विचार, एक प्रेरणा, आप इसे चाहे कोई भी नाम से पुकार लें, कौंध गई। इसी विचार के आवेग ने उसकी कमजोरी को ताकत में, उसके कष्ट को संपत्ति में बदल दिया और इसी की वजह से हजारों लोगों के जीवन में सुख की रोशनी फैल गई। इस विचार के आवेग का सारांश यह था, उसने सोचा कि अगर वह बिना हियरिंग एड वाले लाखों बहरे लोगों तक अपनी बदली हुई आवाज़, दुनिया की कहानी पहुंचा सके तो उनकी मदद कर सकता है। 1 महीने तक उसने गहन शोध किया जिस दौरान उसने हियरिंग एड के निर्माता के पूरे मार्केटिंग सिस्टम का विश्लेषण किया। उसने ऐसे तरीके खोजे जिनके द्वारा बाहरी लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके। जब यह हो गया तो उसने 2 साल की योजना बनाकर कागज़ पर बनाई जो उसके विश्लेषण के परिणामों पर आधारित थी। जब उसने कंपनी के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसे तत्काल नौकरी दे दी गई ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षा को सच साबित कर सके। जब उसने यह काम शुरू किया तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह हजारों बहरे लोगों के जीवन को आशा और राहत से भर देगा जो उसकी मदद के बिना हमेशा बहरे बने रहने के लिए अभिशप्त रहते। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, ब्लेयर
पूरे जीवन बहरा और गूंगा ही बना रहता अगर उसकी माँ और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह से सांचे में ढाला नहीं होता। जब मैंने उसके मन में प्रबल इच्छा का यह बीज बोया कि वह आम आदमी की तरह सुन और बोल सके, तो उस बीज के साथ एक ऐसा विचार भी गया। इसी विचार के कारण प्रकृति को एक पुल बनाना पड़ा और उसके मस्तिष्क तथा बाहरी दुनिया के बीच की मौन की खाई को पाटना पड़ा। सच है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यह इच्छा की कि सामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो, और भी यह शक्ति उसके पास है। वह एक कमी के साथ पैदा हुआ था और उसे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टिन के डिब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफ़ेद झूठ डाल दिया था, उसकी कमी दरअसल उसका सबसे बड़ा लाभ है कि वह उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। यह गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं। मानसिक केमिस्ट्री जादू की तरह काम करती है। मैडम सू मैन हैंक नामक एक सफल गायिका के बारे में छपी एक खबर में हमें यह पता चलता है। वे इतनी सफल क्यों हुई? मैं उस पैराग्राफ को पूरा कोट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो राज की बात है वह है इच्छा और प्रबल इच्छा। अपने करियर की शुरुआत में मैडम सू मैन हैंक वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर से मिलने गए और उन्होंने अपनी आवाज़ का परीक्षण करवाया, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बार उस अजीब सी दिखने वाली और सस्ते कपड़े पहनने वाले लड़की की तरफ देखा और फिर रूखेपन से कहा, इस तरह के चेहरे और इस तरह के हुलिये से तुम ओपेरा में सफलता की बात सोच भी कैसे सकती हो? देखो बच्ची, सपने देखना छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम में जुट। तुम कभी गायिका नहीं बन सकते, कभी नहीं। एक बहुत लंबा वक्त होता है। वियना कोर्ट ओपेरा का डायरेक्टर गायन की तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानता था, परंतु वह इच्छा की शक्ति के बारे में बहुत कम जानता था, जो हद से बढ़ जाने पर जुनून में बदल सकती है। अगर वह इस शक्ति के बारे में जानता होता तो वह बिना अवसर दिए प्रतिभा को ठुकराने की गलती कभी नहीं करता। कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं, परंतु यह डॉक्टरों का विचार था, यह मरीज का विचार नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उसने धीमे से गुस्से में मुझसे कहा, चिंता मत करो चीफ, मैं कुछ ही दिनों में अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भाव से देखा, परंतु मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसके डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने की एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा शक्ति। अगर उसने मौत को संभावना की तरह अस्वीकार न कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। मैं आस्था के साथ साथ इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यह शक्ति लोगों को गरीबी की घाटी से सत्ता और संपत्ति की चोटी के ऊपर उठा देती है। मैंने देखा है यह शक्ति कब्र से उसके मुर्दे चुरा लेती है, यानी कि यह लोगों को मरने नहीं देती। मैंने देखा है इसी शक्ति के कारण जब सैकड़ों तरीकों से असफल होने के बावजूद आखिरकार सफल हो जाते हैं। मैंने देखा है इसी शक्ति के कारण मेरा पुत्र आज सामान्य, सुखद और सफल जिंदगी जी रहा है, हालांकि प्रकृति ने उसे इस दुनिया में बिना कानों के भेजा था। इंसान किस तरह इच्छा की शक्ति का दोहन कर सकता है, किस तरह इसका प्रयोग कर सकता है, इसका जवाब इस पुस्तक के आगे आने वाले अध्याय में दिया गया है। यह क्यों होता है यह तो हम नहीं जानते, परंतु मानसिक केमिस्ट्री के किसी भी अजीब और सशक्त सिद्धांत के द्वारा प्रकृति प्रबल इच्छा के आवेग में कुछ ऐसा भर देती है जिसके कारण इंसान असफलता शब्द को पहचानने से भी इनकार कर देता है और इसी के कारण वह कभी असफल नहीं होता है। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं, तो अपना रिश्ता इन दोनों को सोच समझकर ही बनाएं। अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ध्यान से सुनने के लिए और वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर इससे आपको कोई फ़ायदा हो, कोई भी अच्छा लगे, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें।